नमस्कार बच्चों, आज हम लोग 15 तारीख को आए हुए क्वेश्चंस जो CGSE HSL में आए हैं वो देखेंगे बच्चों। ठीक है, आज हमारे पास जो कुल क्वेश्चन मिले हैं वो 35 हैं बच्चों। 35 सवाल कुल मिले हैं, उनको देखते हैं। कल की डेट में 15 तारीख को आए हुए सभी क्वेश्चंस हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, cos x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, तो 10x का मान क्या होगा बच्चों? तो बहुत आसान है, देख लो। इसीलिए कहा जा रहा था तुमसे कि पेपर देखते रहो। देखो क्वेश्चन वही सब रिपीट हो रहे हैं, उसी जैसे क्वेश्चन। ये x है, p बाई क्यू, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 10x क्या आ जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक बच्चों, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, सॉरी बेस दिया हुआ था और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था। हम लोगों ने परपेंडिकुलर पता किया पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ बच्चों, थोड़ा हिचकी आ रही थी, तो ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन बहुत आसान बच्चों। ये जो है सीधे सीधे फैक्टर करने हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस के 12 के फैक्टर क्या होंगे? तो ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बच्चों। क्या होगा? 24, 8 या 24 लिखो इसे, तो 8 माइनस 3 लिखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस का 12। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लोगे, अंदर x माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे, अंदर x माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों? x माइनस 4 और 2x प्लस 3। बहुत आसान सवाल था ये, फिर भी हमने रखा था इसलिए कि तुम्हें मतलब मेंटली प्रिपेयर रहो बच्चों कि इस टाइप का सवाल भी आ सकता है ना। है तो बिल्कुल बेसिक सवाल, लेकिन मतलब अचानक आता है ना, तो फिर लगता है ये क्वाड्रेटिक कहाँ से आ गई। तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि इस टाइप का सवाल भी आ रहा है, इसीलिए हमने रखा बच्चों। ये सवाल है। अब देखो कल वाली क्लास में इसी जैसा एक सवाल आया था बच्चों, है ना। तो यहाँ पे दो तरीके से अगर बेसिक से सॉल्व करोगे तो क्या करोगे बच्चों? इसको कल जैसे बताया गया था बच्चों, इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बच्चों? इसको समझ लो कैसे लिख सकते हैं। कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, तो अगर अब इसमें 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करें बच्चों, 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अगर ये लिख दिया बच्चों तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम कॉस एक्स आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आ जाएगा। यहाँ से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 2 अपॉन कॉस एक्स यानी 2 सेक एक्स आंसर। इसके अलावा इसमें तुम मान रख के भी सॉल्व कर सकते थे। x बराबर 45 रख दो बच्चों, x बराबर 45 रख दो, यहाँ इसका मान निकाल लो, फिर ऑप्शन में रख के देख लो, है ना। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन में मान तब रखना बच्चों जब ऑप्शन में फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ना हो। मेरी बात फिर से सुनो, मान तब रखना जब ऑप्शन न्यूमेरिक हो, अल्फाबेटिकल मतलब अर्थमेटिक वैल्यू अगर है तब मान रखना ज़्यादा अच्छा रहता, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरह का है तो तुम्हें ऑप्शन में रख के चेक करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। अगला सवाल बहुत आसान। ABC में C का बाहरी कोण 126 है। A और ABC में C का बाहरी कोण 126 है, ये कह रहे हैं बच्चों। और ABC में और A और B का रेशियो 1 और 2 का है, तो A का मान बताओ। तो सब लोग जानते हो बच्चों कि बहिष कोण, बाहरी कोण, एक्सटीरियर एंगल सामने के अपोजिट एंगल के, सामने के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो यानी हम कह सकते हैं
कि a प्लस बी कितना होगा बच्चों, a प्लस बी 126 होगा, और इसमें रेशियो क्या है बोलो, 1 और 2 का है, तो 1 और 2 के रेशियो बांट लो बच्चों, 3 बराबर 126, तो 1 बराबर 42, 1 बराबर 42 तो 2 बराबर 84। अगर a पूछता है तो 42 और b पूछता है तो 84। ठीक बच्चों, बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल सामने के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो a प्लस बी हमें पता चल गया बच्चों 126 है, और a और b का रेशियो दिया था, इसी रेशियो में बांट लोगे। ठीक बच्चों, इसके आगे चलें। डिविजिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, यह नंबर 9 से डिवाइड है तो p का मान क्या होगा, तो सब लोग जानते हो बच्चों कि यहाँ पर p से डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 का क्या होता है बच्चों, 9 से सब नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे एक तरीका तो है कि जोड़ लो, है ना, 7129p465 एक तरीका है बच्चों, जोड़ लो, तो जोड़ के भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो एक तरीका ये होता है कि जोड़ो और 9 छोड़ते जाओ, 9 छोड़ते जाओ, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 6 4 10, 1 बचा बच्चों, 5 1 6 और 1 7, तो कितना आ गया बोलो, 7 प्लस p आ गया बच्चों, ये आ गया। तुम चाहो तो जोड़ लो, जोड़ोगे तो हमने क्या किया है, जोड़ के जो 9 छोड़ते गए बच्चों, क्योंकि हमें जो शेष बच रहा है उससे मतलब है ना, तुम जोड़ के सॉल्व करना चाहो जोड़ के सॉल्व कर लो। अब बोलो बच्चों p का मान 2 रख देंगे अगर, तो ये नंबर का सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक बच्चों, सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए, सब लोग जानते हो। बहुत आसान छोड़े हैं मैंने, लेकिन जो सवाल में कुछ नया आया है ना बच्चों, वो रख दिया है, भले वो कितना भी आसान हो वो हमने रखे, बाकी जितने सवाल हमें मिल पाए हैं सब में फिर सिर्फ फालतू वाले सवाल हटाए हैं, जो थोड़ा सा भी अच्छा है वो रखा है बच्चों। एक आयत का क्षेत्रफल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आयत की लंबाई a प्लस बी है, तो चौड़ाई बताओ, बहुत आसान बच्चों, सब लोग जानते हो, l इंटू बी बराबर एरिया होता है, और एरिया कितना है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख दोगे बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी लिख दोगे, और यहाँ से लंबाई कितनी है बताओ, a प्लस बी है, और चौड़ाई पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा बच्चों, a माइनस बी। ठीक है ना, a प्लस बी a माइनस बी लिख करके a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, चौड़ाई का मान a माइनस बी। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, हाँ ये ज्योमेट्री का एक ठीक ठाक सवाल, ट्रायंगल पी क्यू आर में एक बिंदु r है, ट्रायंगल पी क्यू एस में, सॉरी ट्रायंगल पी क्यू एस में एक बिंदु r है जो QS पर स्थित है, QS पर एक बिंदु r है ये स्थित है, और जिससे कि PR इज इक्वल टू RS है, PR इज इक्वल टू RS है, ये बच्चों कह रहा है PR इज इक्वल टू RS है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, PR इज इक्वल टू RS है, ये कह रहा है बच्चों, ये बराबर है। ठीक ना, अच्छा आप कह रहा है कि यहाँ से PR इज इक्वल टू RS है, साथ ही साथ QPS 110 है, QPS 110 है, ये एंगल 110 है बच्चों, ये एंगल 110 डिग्री है, PRQ 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और हमसे पूछ रहा है PQS का मान पूछ रहा है, PQS का मान पूछ रहा है, इस एंगल का मान हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक ना, ये फिर से सुन लो, PQS एक ट्रायंगल है जिसमें PR R बिंदु QS पर है, जिससे कि PR इज इक्वल टू RS है, ये दोनों साइड बराबर हैं, ये पूरा एंगल 110 है, ये एंगल 70 है, तुम्हें ये एंगल बताना है। क्वेश्चन सबको समझ में आगे बच्चों। अच्छा आप देखो, चूंकि ये एंगल 70 है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का योग, इन दोनों का योग जो हो जाएगा, ये समझ लो थीटा है और ये अल्फा है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा और अल्फा का सम कितना आ जाएगा, थीटा और अल्फा का सम, ये 70 है बच्चों, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, तो थीटा और अल्फा का सम जो आ जाएगा वो 180 माइनस 70 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 110 आ जाएगा। और चूंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं बताओ, ये दोनों साइड बराबर है बच्चों, तो इसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल कितने कितने के होंगे बच्चों, 55 डिग्री के होंगे, थीटा भी और अल्फा भी, है ना। बस सॉल्व हो गया, तो यही करना था, बस इतने से ही सॉल्व हो जाएगा। ये हमें पास, ये 70 है बच्चों, तो इन दोनों का सम 110 आ गया, तो ये एंगल भी 55 डिग्री का होगा और ये वाला भी 55 डिग्री का होगा। अब बस सॉल्व हो गया, ये 55 है, ये 110 है, तो निकाल लो इससे, या ये 70 है, इससे ये
निकाल के तब ये निकाल लो, ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा बच्चों। ये 55 है और ये 110 है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो। 180 में से 110 और 55 हटा देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा बोलो। 165 हट जाएगा तो कितना बचेगा 15 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, 70, तो ये 55 ये 55 है, ये 110 है, और ये तीनों का सम कितना होता है बच्चों 180 है। तो 55 और 110 को 180 से घटा दो, सम हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों। इसके आगे चलो, आसान सवाल। a प्लस बी दिया हुआ है 20 और ए बी दिया हुआ है 4 और a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमें बताना है। क्या करोगे बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। क्या आ जाएगा बोलो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। यहाँ पे रख दो बच्चों, a प्लस बी का मान 20 क्यूब रख दोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब पता करना है, प्लस 3ab, ab कितना है बच्चों 4 है, ये रख दोगे, और a प्लस बी कितना है 20 है, ये रख दोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये 8000 में से घटा दोगे कितना 80, 240 घटा दोगे, ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस बी पता है रख दोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब पता करना है बच्चों, 3ab का मान 4 ये रख दोगे, और a प्लस बी का मान 20 रख दोगे, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला सवाल, 5 संख्याओं का औसत 150 है, एक संख्या को गलती से 43 के बजाय 23 पढ़ लिया गया, संख्याओं का सही औसत बताओ। हर किताब में होगा बच्चों, ये अपनी शीट में है, यही सवाल ही है, 43 के बजाय 23, पुराना सवाल है ये। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला तरीका बच्चों, 5 का टोटल निकाल लो, 5 का टोटल निकाल लो। ये गलत टोटल आ गया बच्चों। क्यों गलत है, क्योंकि एक संख्या गलत है। 5 संख्याओं का औसत में 125 50 बताया गया, एक संख्या गलती से 43 की बजाय 23 पढ़ ली गई है। तो बोलो बच्चों सही क्या है बताओ। 43 गलती से 43 के बजाय 23 पढ़ ली गई है, तो सही क्या है 43 और गलत क्या है 23। तो गलत हटा दो और सही जोड़ दो, और कुल संख्या एक हटी है बच्चों और एक आई है, तो कुल संख्या उतनी ही रहेंगी, तो 5 से डिवाइड कर दो। ये हो गया एक तरीका सॉल्व करने का, बेसिक तरीका। बच्चों यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेशन आसान है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक, अगर मान लो किसी पेपर में यही सवाल में डिजिट कठिन हो जाएगी, तो ये कठिन हो जाएगा। बहुत आसान तरीका इसका क्या रहेगा बच्चों, इस तरह सॉल्व कर लो। ध्यान देना बच्चों, एक संख्या गलती से 43 की बजाय 23 लिख गई, तो बोलो बच्चों सही क्या है 43, गलत क्या है बताओ बच्चों 23, और गलत औसत क्या है बताओ। गलत औसत कितना है बच्चों 150। अब इस गलत औसत में अगर हम गलती सुधार दें तो सही हो जाएगा। तो गलत औसत 150 है बच्चों। क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि एक संख्या गलत है 23, उसकी जगह होनी क्या चाहिए बताओ सही 43। तो अब देखो बच्चों, गलत जब जाएगा और सही आएगा, तो गलत कम है बच्चों, सही ज़्यादा है। तो बोलो गलत जाएगा और सही आएगा, तो क्या होगा बच्चों 20 का फायदा होगा ना। गलत कम है और सही ज़्यादा है बच्चों, तो गलत जाएगा और सही आएगा। देखो यहाँ पे भी 20 का फायदा दिख रहा है बच्चों, तो 20 का फायदा होगा। ये 20 का फायदा, कुल लोग कितने रहे बच्चों 5 थे, एक गया और एक आया, तो लोग तो 5 ही रहे बच्चों। तो अब यहाँ पे जो 20 का फायदा है वो फायदा है बच्चों, इसलिए प्लस लगा दो। 20 का फायदा कितनों में बटेगा बताओ, 5 संख्या है तो 5 ही थी बच्चों, और एक गई और एक आई, तो संख्या तो 5 बनी रही। तो 20 का जो फायदा है वो 5 में बटेगा, तो हर एक को कितना मिलेगा बच्चों 4। तो नया औसत, सही औसत क्या आ जाएगा बोलो, गलत में 4 जोड़ दोगे तो ये सही औसत हो गया। ये हो गया इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट। ठीक बच्चों, 150 गलत है, गलत कम है, सही ज़्यादा है, ये जाएगा ये आएगा, तो 20 का फ़ायदा होगा। ये 20 का फ़ायदा 5 लोग हैं तो 5 में बटेगा, तो एक हिस्से में 4 आएगा। ये हो गया बच्चों, सबको समझ आ गया बच्चों। बेसिक तरीका ये है। अगला सवाल देखो बच्चों, एक वृत्त की 2, ये कल भी आया था देखो, है ना, ये कल भी आया था बच्चों। तो एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 6 है। ये कह रहा है
एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 6 है। ये कह रहा है बच्चों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 6 है। यदि एक वृत्त की दो समांतर जीवा के बीच की दूरी 6 है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो प्रत्येक जीवा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे बच्चों ये एक पॉइंट छूट गया है, समांतर व बराबर नहीं होगा तो फिर नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो समांतर, और पूछा भी देखो ये गया है प्रत्येक जीवा की लंबाई क्या होगी, तो ये तभी पूछा जाएगा जब वो बराबर होंगी, है ना बच्चों। अलग अलग होगी तो अलग अलग पूछा जाएगा, तो बराबर कर लेना इसमें। अब देखो बीच की दूरी 6 है और रेडियस 5 है, तो बीच की दूरी अगर 6 है बच्चों, तो सब लोग जानते हो कि अगर जीवाएं बराबर होंगी तो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये दूरी 3 होगी और ये दूरी भी 3 होगी, कह सकते हैं ना बच्चों। अच्छा, रेडियस कितना है, 5 है, रेडियस 5 है, तो 5 3 4 5 होता है बच्चों, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिक होता है। तो ये पार्ट कितना आ जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा। ना याद रहे या कोई कठिन डिजिट आ जाए तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर सकते हो बच्चों। तो ये पार्ट जब 4 आ जाएगा, इतना 4 आ जाएगा, तो पूरा कितना आ जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, कल भी ये सवाल आया था, इसीलिए कहा जाता है बच्चों पेपर देख लिया करो, मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि कैसे सवाल आ रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में ओ एक वृत्त के केंद्र वृत्त में के अंदर है। त्रिभुज एबीसी यह बच्चों, और ये एक वृत्त के अंदर है जिसका केंद्र ओ है। यदि बी ए सी 64 है, हाँ बी ए सी 64 है, ये कह रहा है बच्चों बी ए सी 64 है, किसी तरफ भी ए ले सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 64 है, ये हम ले लिया बच्चों। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ओ बी सी का मान बताओ, ओ बी सी का मान बताओ, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है बच्चों, ये पूछ रहा है ना। तो क्या करोगे, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से बस इतना कर देना कि यहाँ से इसको मिला देना, ये अपनी तरफ से मिला दो बच्चों। क्यों मिला दोगे, अगर केंद्र पर कोई एंगल जो है परिधि पर सर्कमफ्रेंस से बन रहा है, तो निश्चित रूप से एक ही तो थ्योरम होती है बच्चों, है ना, कि ये जो है इसका डबल ये होगा, तो जो केंद्र पर बना कोण होगा तभी तो डबल करोगे, इसीलिए हमने इसको मिला दिया। अब ये 64 का है, तो ये वाला कितना आ जाएगा बच्चों, 128 हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। और अब ये दोनों कैसे हैं बच्चों, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों कैसे होंगे बताओ, बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो क्या होगा बच्चों, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। अब 128 अगर ये है, तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 180 में से 128 घटा दोगे बच्चों, 128 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 52 आ जाएगा। तो 52 क्या आ गया बच्चों, इन दोनों का योग आ गया, इन दोनों का योग 52 आ गया। अब अगर तुमसे ये एंगल पूछा जा रहा है तो कितना आ जाएगा बच्चों, 52 का आधा आ जाएगा, यानी 26 आंसर हो जाएगा। ये 64 है बच्चों, इसको क्यों मिलाया गया, क्योंकि ये एक ही थ्योरम होती है बच्चों, केंद्र पर बने हुए कोण का ये डबल होगा, तो डबल की केंद्र पर बनना चाहिए तभी तो करोगे ऐसा, तो ये इसीलिए हमने इसको मिला दिया है। अब ये दोनों साइड बराबर है, रेडियस है, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ये 64 है, ये 128 हो गया बच्चों, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 180 में से 128 हटा दिया, 52 हो गया। 52 इन दोनों का योग है, और जबकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर हैं, तो हर एंगल कितना होगा, 26 डिग्री। सबको समझ आ गया बच्चों। अगला सवाल देखो, त्रिभुज एबीसी में परपेंडिकुलर बीडी एसी पर ड्रॉ किया जाता है, ठीक बच्चों। अच्छा, ये कह रहा है एबीसी हाँ फिर से बच्चों, त्रिभुज एबीसी में परपेंडिकुलर बीडी एसी पर ड्रॉ किया जाता है। हमने यहाँ पे ए बी सी ऐसे ले लिया बच्चों, ए बी सी, ठीक ना। अच्छा, बीडी जो है परपेंडिकुलर एसी पर ड्रॉ किया जाता है, ये परपेंडिकुलर बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, ऐसा कह रहा है। अच्छा, फिर कह रहा है कि एंगल डी बी सी 45 डिग्री का है, ये बी डी परपेंडिकुलर है, ये बच्चों। फिर कह रहा है कि एंगल डी बी सी 45 डिग्री का है, डी बी सी 45 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, डी बी सी 45 डिग्री का है। अच्छा, और एक और रेखा ए ई भुजा बी सी की तरफ खींची जाती है, एक और रेखा ए ई भुजा बीसी की तरफ खींची जाती है, ये ए ई खींची गई बच्चों। एक और रेखा ए ई भुजा बीसी की तरफ खींची जाती है, जैसे कि ई ए सी 35 हो जाए, ई ए सी 35 हो जाए। ये वाला एंगल बच्चों 35 है, ये वाला एंगल 35 है,
EAC 35 है, ये एंगल 35 दे रहा है, ठीक बच्चों। अच्छा, अब कह रहा है कि AEB का मान बताओ, AEB का मान बताओ, इस एंगल का मान हम लोगों से पूछ रहा है, ये सवाल है बच्चों। फिर से देखो, ABC में क्या है बोलो, ये BD परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का। अच्छा, ये एंगल 45 का दिया हुआ है, और हमसे क्या कह रहा है बच्चों, ये एंगल, ये यहाँ से A से एक लाइन AE ड्रॉ की गई, और ये एंगल हमें 35 डिग्री का दिया हुआ है, ये एंगल 35 डिग्री का दिया हुआ है। अब हमसे ये एंगल पूछ रहा है। सवाल सबको समझ आ गया बच्चों? तो अब देखो, ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो 45 है, ये 90 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा बच्चों, ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक ना, ये 45 हो गया। अच्छा, अब ये 90 है, ये 45 है बच्चों, और ये 35 है, तो बस यही से सॉल्व हो गया। देखो ट्रायंगल ACE में ये एक तरह से बहिष कोण हुआ बच्चों, ये बहिष कोण हुआ, एक्सटीरियर एंगल हुआ। एक्सटीरियर एंगल सामने के दोनों एंगल के सम के बराबर होगा बच्चों, तो यहाँ से ये एंगल कितना आ जाएगा बोलो, ये सामने के दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, तो 35 और 45 कितना आ जाएगा बच्चों, 80 डिग्री का होगा। ये सबको समझ में आ गया? जल्दी से फिर से सुन लो, ये बस इतना ही करना था कि ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 हो गया बच्चों। ये 45 है, ये कितना है, 35 है, और ये एक्सटीरियर एंगल हुआ एक तरह से। एक्सटीरियर एंगल सामने के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, इसलिए एंगल कितना हो गया बच्चों, 80 डिग्री हो गया। अगला सवाल देखो, sin x 2/3 है, cos 3x, cos 3x पूछ रहा है बच्चों, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर लो, है ना, ये सीधा सीधा सवाल हो गया। अगला सवाल देखो, tan x प्लस cot x बराबर 6 है, तो ये भी बहुत आसान हुआ बच्चों, स्क्वायर कर दोगे तो tan x बोथ साइड का स्क्वायर कर दोगे, तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x cot x, तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा ये, और बराबर कितना है बताओ, 6 का स्क्वायर। सॉल्व हो गया। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 आ जाएगा खाली, और अब हमें ये मान पता करना है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 36 में से 2 हट गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 34 आ जाएगा। ये आंसर, बहुत आसान सवाल था, इसके पहले वाला भी आसान था, ये भी आसान था। यहाँ पे आओ बच्चों, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज के कोण 3, 4, 5 के रेशियो में है, तो ये कौन सी, ये किस प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। अब ये एक अच्छा सवाल बच्चों, है तो आसान। यहाँ पे 3, 4, 5 है, तो सम कितना है बताओ, 180। 3, 4, 5 का रेशियो है बच्चों, 3, 4, 5 का रेशियो है, तो इसी रेशियो बांट दो, है ना, इसी रेशियो बांट दो। लेकिन ऐसा मत करना, उसमें तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। समझने के लिए हम समझा दे रहे हैं उसे, लेकिन उसमें तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, है ना। देखो ये नियम होता है 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 से तुम्हें जो है यहाँ पे तो लकली जो है 3, 4, 5 में क्या नियम होता है बच्चों, कि अगर 3, 4, 5 तो तुम्हें खैर लकली मिल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। लेकिन अगर मतलब इसमें यहाँ से बांटने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर ये साइड होती कि 2, 3, 4, तब तो राइट एंगल नहीं होता ना। तो यहीं से कैसे बता सकते हो बच्चों कि ये कैसा ट्रायंगल होगा। 3, 4, 5 तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। 3, 4, 5 अगर एंगल का रेशियो है तो कितना बनेगा, ये बांटो बच्चों, बांटोगे तो नहीं मेरी गलती बच्चों, ये 3, 4, 5 तो एंगल है, साइड नहीं है, एंगल है बच्चों, ये साइड नहीं है। साइड में 3, 4, 5 राइट एंगल होता है ना, तो ये एंगल है। तो अगर एंगल में बांटोगे तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 12 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना बच्चों, 15, 1 बराबर कितना आएगा, 15 आएगा। हाँ, और ये कितना आ जाएगा बताओ, 45 और 60 और 75, ये आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है कि ये न्यूनकोणिक है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ये है एक्यूट एंगल। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, लेकिन तुम्हें इसमें बांटने की जरूरत नहीं थी। नियम क्या होता है बच्चों, नियम क्या होता है, 1 मिनट लगेगा, ये रिवाइज करा दें। तो किसी भी ट्रायंगल में न्यून कोण कब होगा, जब किन्हीं भी 2 एंगल का सम तीसरे से कम हो, है ना। अधिक कोण कब होगा बच्चों, जब किसी भी एक एंगल का मान बाकी 2 के योग से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे इसको बांटो नहीं, यहाँ पर देखो तो 3 और 4 का योग जो है 5 से अधिक है, 3 और 5 का योग बच्चों 4 से अधिक है, और 3, 4 और 5 का योग 3 से अधिक है। किन्हीं भी 2 साइड का सम
किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे, सॉरी साइड बोलते हैं बार बार, पहले भी हमने गलती की, तो साइड नहीं एंगल, किन्हीं भी दो एंगल का सम तीसरे से अगर अधिक है बच्चों, तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। यहाँ देख के तो बता सकते हो कि ये न्यून कोण है, सभी एंगल 90 से कम है, लेकिन इसके बिना भी बता सकते थे कि सभी दो, अगर किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 30 से ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या होगा बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज होगा। और बाकी अगर ज़रा भी दिक्कत लगे तो ऐसे बांट लो, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये, और अगर साइड का रेशियो 3, 4, 5 होता तब एंगल क्या होता बच्चों, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल होता। ये साइड नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया, एंगल था बच्चों, ठीक है। अगले सवाल में हो, दो संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, उन दो संख्याओं के घन के बीच का अंतर 999 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर बताओ। तो अगर इसमें तुम जो है इसे सॉल्व कर लो बच्चों, x माइनस वाई कितना है, 3 है, x माइनस वाई 3 है, उनके घनों के बीच का अंतर x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर कितना है बताओ, x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर कितना है बच्चों, 999 है। अब उन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बताओ, हमें क्या बताना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताना है। अब यहाँ पे ये क्यूब वैल्यू बहुत बड़ी है, अगर ये छोटी मोटी वैल्यू होती तो हम लोग रख के देख लेते बच्चों, है ना, रख के देख सकते थे यहाँ पे कि मतलब जैसे 1 4 रख दिया, 2 5 रख दिया, ऐसे रख के देख सकते थे, लेकिन बड़ी वैल्यू है तो ये ना करो, यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लगा दो, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा बच्चों, हमें क्या क्या पता है बताओ, x माइनस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, और साथ में ये पता है, तो यहाँ से हमें xy आ जाएगा, xy पता चल जाएगा। अब हमें xy पता चलने से फिर क्या करेंगे बच्चों, xy पता चल गया, अब यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा देंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा देंगे, x माइनस हम लोग को यहाँ से xy पता चल गया। हाँ, तो अब यहाँ से x प्लस वाई निकाल लो बच्चों, यहाँ से x प्लस वाई निकाल लो डायरेक्ट, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy आ जाएगा। अब रख दो, सॉल्व हो गया बस, है ना। क्या करेंगे बोलो, x माइनस वाई दिया है बच्चों, ये दिया है, इसका क्यूब किया यहाँ पे, अब यहाँ से ये पता है हमें, रख दोगे 3 का क्यूब बराबर कितना बच्चों, 999 और माइनस 3xy, तो 3xy हमें पता करना है बच्चों, और x माइनस वाई कितना है, 3 है, तो यहाँ 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बस यहाँ से हमें xy पता चल जाएगा, xy पता है बच्चों, ये पता करना है, तो ये क्या होगा बोलो, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये होगा। x माइनस वाई हमें पहले से पता है, x प्लस वाई यहाँ से आ जाएगा। अब देखो x माइनस वाई पता है हमें, 4xy का xy यहाँ से आ चुका है, रख दोगे, x प्लस वाई आ गया बच्चों। अब दोनों का गुणा कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें था, अगर ये संख्याएं थोड़ी छोटी होती बच्चों तब हम लोग इसे कैसे कर सकते थे, यहाँ पे मान रख देते हम लोग 3 के अंतर पर, तो 1 4 2 5 3 6 इस तरह से रख के चेक कर सकते थे। 3 के अंतर पर जो मान है, छोटा वो सवाल होता तो ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। ठीक बच्चों, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में। अब देखो बच्चों, ये हम जब पढ़ाते हैं ना तो ये कितना पार्ट शेष बचा, जो बच्चे पढ़े होंगे वो हमने देखे होंगे कि हमने ये बताया है कितना पार्ट शेष बचा, कितना पार्ट पूरा हुआ, कितना पार्ट शेष बचा, है ना। ये टाइप का सवाल आया है। देखो, ए कितने दिन में बच्चों, 12 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 16 दिन में। 12 और 16 का एलसीएम तुमने ले लिया, और अब जो है ये कितना काम करेगा बच्चों, 4, और ये कितना काम करेगा, 3। अब ये कार्य हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि वे 4 दिनों तक काम करते हैं तो कौन सा अंश बचा है। तो बोलो बच्चों, 4 दिन में अगर काम करेंगे तो 4 दिन में कितना कितना काम हो जाएगा बोलो, ये 4 दिन में 7 चौक 28 कार्य हो जाएगा, 28 कार्य हो जाएगा बच्चों। 28 पूरा हो गया, 28 पूरा हो गया, कितने में बताओ, 48 में, 48 में। तो अब कहा जाए कि 2 सवाल बनेगा, कितना पार्ट पूरा हुआ, और दूसरा क्या बनेगा बच्चों, कितना पार्ट बचा, कितना पार्ट बचा, कितना पार्ट पूरा हुआ, कितना पार्ट बचा। तो बोलो 28 पूरा हुआ, तो अगर पूछा जाए कितना पार्ट पूरा हुआ तो 28 कितने में, 48 में, तो 28 बटे 48 ये आंसर हो गया। और कितना पार्ट बचा, तो बोलो बच्चों 28 अगर पूरा हुआ तो 48 में से 28 हटा दो, 20 बचा,
तो अगर पूछा जाए कितना पार्ट बचा है, ये पूछ रहा है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 20/48। 4 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो, 4 पंचे 12 चौक, तो ये आ जाएगा 5/12। 5/12 भाग बचा, ठीक है। 4 काम 48 एलसीएम, ये 4 काम, ये 3 काम, 4 दिनों में कितना काम बच्चों, 4 दिनों में ये 28 काम पूरा हो जाएगा। 28 कार्य पूरा हो गया, पूछे कि कितना पार्ट पूरा हुआ, तो 48 में 28 भाग पूरा हुआ, तो 28/48 पार्ट पूरा हुआ। कितना पार्ट बचा, तो बोलो बच्चों 28 में से 48 में से 28 हटा दो, 20 बचा। कितने में, 48 में, तो 20/48 बचा। सबको समझ में आ गया बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल, उस समयावधि का पता लगाएं जिसमें 24 रुपए व 24 रुपए की राशि 16% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 56 रुपए हो जाएगा। तो समय बताना है। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 24, रेट कितना है बोलो 16 और 56 बन जाएगा। अमाउंट कितना है बच्चों 56। तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना, लेकिन ज़्यादा जैसे हमने बताया उससे कैसे करोगे बच्चों, यहाँ पर कुल कमाई डिवाइडेड बाई 1 वर्ष की कमाई, 1 वर्ष की कमाई, ये होता है बच्चों समय निकालने का शॉर्ट क्या होता है, कुल कमाई डिवाइडेड बाई 1 वर्ष की कमाई। कुल कमाई कितनी हो गई बच्चों, 56 में से 24 हटा दो, डिवाइडेड बाई 1 वर्ष की कमाई कितनी है बोलो, 24 का 16%, 24 का 16% निकाल करके उससे इसमें डिवाइड कर दो। 16% 24 का निकालने में वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी बच्चों, तो इसलिए ऐसे ही सॉल्व कर लो इसे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 बटे 24 गुणे 16/100। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों। बाकी तुम चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, SI बराबर PRT/100, PRT/100, उससे भी सॉल्व कर सकते हो ना। SI कितना हो जाएगा, वही 56 माइनस 24 कर दोगे, ये 32 आ जाएगा। प्रिंसिपल दिया है बच्चों, रेट पता है, टाइम पता करना है, ठीक है ना। और वैसे क्या करोगे, कुल कमाई में 1 वर्ष की कमाई का डिवाइड कर दोगे। कुल कमाई कितनी है बच्चों 32 है, और 1 वर्ष की कमाई 24 का 16%, ये है। सबको समझ आ गया बच्चों। चौसठ किलोमीटर की गति से यात्रा करके एक व्यक्ति 40 मिनट में निश्चित जगह पे पहुंचता है। क्या चाल है बच्चों, 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी देर लगाता है बताओ, 40 मिनट लगाता है, 40 मिनट लगाता है। यदि वह 30 मिनट में पहुंचना चाहे तो उसकी चाल क्या होगी। यही दूरी को अगर 30 मिनट में पहुंचना चाहे तो चाल क्या होगी, ये ना बच्चों। 64 मिनट में 64 की चाल से चल के 40 मिनट में पहुंचता है, तो 30 मिनट में पहुंचने के लिए क्या चाल होनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा कि यहाँ से दूरी निकाल लो। दूरी कितनी आ गई बच्चों, 64 गुणे 40/100, 40/60 मिनट है। 64 गुणे 40/60, ये क्या आ गया बच्चों, ये दूरी आ गई, ये दूरी आ गई। इस दूरी को कितनी देर में ट्रेवल करना है बताओ, 30 मिनट में। तो चाल क्या होगी, दूरी ये है बच्चों, समय ये है, तो चाल यहाँ से कितनी आ जाएगी बोलो, 64 गुणे 40/60 में 30 मिनट का डिवाइड कर दो बच्चों। ये हो गया बेसिक तरीका, ये हो गया बेसिक तरीका। दूरी निकाल लो, उसी दूरी को वो कितनी देर में ट्रेवल करेगा, ये दूरी आ गई बच्चों, ये दूरी है, ये समय है, तो चाल क्या हो गई बताओ, दूरी बटे समय, ये चाल हो गई। घटिया तरीका ये है। सही तरीका क्या बच्चों, कि समय का रेशियो क्या है बताओ, दूरी फिक्स है ना, जितनी दूरी वो पहले जा रहा था उतनी दूरी अभी भी जा रहा है, तो दूरी फिक्स है। समय कितना कितना है बताओ, 40 मिनट और 30 मिनट, यानी 4 और 3 का रेशियो है। तो चाल का रेशियो क्या होगा बच्चों, 3 और 4 का होगा। चाल का रेशियो 3 और 4 का होगा। अब पहले वाली चाल कितनी है बताओ, 64 है, तो क्या कहोगे बच्चों, 3 बराबर 64 दिया है, तो 4 बराबर पूछ रहा है, 64/3 गुणे 4, ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। ये नहीं ठीक तरीका है, इसमें तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर भी मान लो ना आए दिमाग में तो ये तरीका लगा सकते हो। नहीं तो जो दूरी पहले जा रहा है वही दूरी अभी जा रहा है, तो दूरी फिक्स है। दूरी फिक्स है बच्चों, एक टर्म फिक्स होना चाहिए, दूरी फिक्स है। और साथ ही साथ समय का रेशियो 40-30 यानी 4-3 बन रहा है, तो चाल का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 और 4 हो जाएगा। हमें पहले वाली चाल पता है, 3 बराबर 64 है, तो 4 बराबर पता करना है, ठीक बच्चों।
देखो बहुत ही कई बार हमने बताया होगा इस टाइप का सवाल है ना। एक लड़के को 3/4, एक लड़के ने 3/4 के बजाय एक संख्या को 4/3 से गुणा कर दिया। 3/4 के बजाय एक संख्या, अब देखो इसमें क्या गलती हो जाती है बच्चों से, है ना। तुम लोगों से नहीं, बच्चों जो मतलब जो नहीं पढ़ रहा है उसके, कि वो ये नहीं समझ पाएगा कि जो है गलत कौन सा है सही कौन सा है ना। तो देखो ध्यान देना बच्चों, एक छात्र को 3/4 के बजाय एक संख्या को 4/3 से गुणा कर दिया गया, गुणा किया। तो बोलो बच्चों सही क्या था बताओ, 3/4 करना, और गलत क्या हुआ बताओ, गलत क्या हुआ बच्चों, 4/3 किया गया। इस गलती के परिणाम में आई प्रतिशत त्रुटि बताइए, कितने % की गलती आई। तो क्या करोगे बच्चों, तुम्हें बताया गया था कि इसमें 3/4 4/3, तो ये सही है बच्चों, ये गलत है। हमारी लड़ाई किससे है बताओ, 4 और 3 से, तो संख्या को हम लोग 12 मान लेंगे बच्चों, है ना। हमारी लड़ाई x से मत सॉल्व करना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। फिर भी अगर तुम चाहो x से सॉल्व करना तो x लेके भी समझा देंगे। जो काम यहाँ कर रहे हो वही काम x लेके करना, है ना। तो बोलो बच्चों 12 संख्या माना, तो सही कितना है बताओ, 12 का 3/4 यानी कितना बच्चों, 9। 9 सही में आना चाहिए, लेकिन आया कितना बताओ, 12 × 4/3 आया बच्चों, यानी कितना आया बताओ, 16 आया। तो बोलो बच्चों सही कितना है, 9, गलत कितना है बच्चों, 16। अब तुमसे पूछ रहा है गलती % कितना है, गलती % कितना है, तो क्या कहोगे बोलो, गलती % कैसे निकलेगा, कितनी गलती हुई डिवाइडेड बाई किस पर गलती हुई, गुणे 100। कितनी गलती हुई बच्चों, 16 में से 9 हटा दो, किस पर गलती हुई बताओ, सही पर होगी बच्चों, बटे 9 गुणे 100। ये आंसर हो गया। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 700/9, ये आंसर हो गया। ठीक बच्चों, 3/4 सही था, 4/3 गलत था। अब इसमें देखो गलती, अगर किसी लड़के ने इसको गलत सही समझ लिया, इसको गलत समझ लिया, तो उल्टा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, ये सही है ये गलत है। तो 12 क्यों माना, 4 और 3 के एलसीएम के हिसाब से 12 मान लिया। अब सही क्या है बताओ, 12 का 3/4 निकाला, गलत क्या है बोलो, 12 का 4/3 निकाला। सही 9 है, गलत 16 है। गलती हुई 7 की, किस पर हुई, 9 पर, तो 7/9 गुणे 100। सबको आ गया बच्चा समझ में। x बराबर 2 + √3 और इसका मान पूछ रहा है, तो ये आसान सवाल है बच्चों। यहाँ पर x² कॉमन ले लो, x² कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, x² प्लस का 16 माइनस का 8x आ जाएगा। और अब इसे क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा ना बच्चों। अब इसे क्या लिख सकते हो बोलो, x² और ये है x - 4 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर, ये बन गया बच्चों। अब x बराबर ये आ गया, अब यहाँ पे मान रख दो, है ना। तो ये x है, तो यहाँ से x² कितना आ जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर कर दो, तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 2 दूनी 4, 4√3 ये आ जाएगा। x² कितना आ गया बच्चों, समझ गए ना। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3 ये आ जाएगा। अब x² ये आ गया, साथ ही साथ x - 4 निकाल लो बच्चों। x - 4 कितना आ जाएगा, तो इसी में से 4 हटा दो, 2 + √3 - 4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, √3 - 2 आ जाएगा। अब यहाँ रख दो, तो x² कितना है बताओ, 7 + 4√3 ये है बच्चों, और दूसरा है x - 4, अच्छा स्क्वायर भी है इसका, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा ये √3 - 2, √3 - 2 आएगा बच्चों, ये इसका स्क्वायर ये आ जाएगा √3 - 2। x - 4 कितना आएगा, √3 - 2। अच्छा इसका स्क्वायर करना है बच्चों, इसका स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बोलो, तो ये 3 और प्लस 2 5, सॉरी 3 और 2 का स्क्वायर 4 9 7 7 - 4√3 ये आ जाएगा। अब यहाँ गुणा कर दो बच्चों, ये आ जाएगा, ये कितना है 7 + 4√3, ये कितना आ गया बच्चों 7 - 4√3। अब ये कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 16 × 3 = 48, 49 और 48 1 आंसर हो गया। सबको आ गया बच्चों समझ में। जल्दी से दोबारा सुनो, x दिया था तो x² ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दोगे ये आ गया बच्चों। अच्छा x दिया हुआ है तो x - 4 कितना आ जाएगा बच्चों, x - 4, तो इसी x में इसी 2 + √3 में -4 कर दो,
समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर इसी का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7 और प्लस 2ab ये आ गया। अच्छा फिर x माइनस 4 कितना आ गया बच्चों, तो इसी में 4 घटा दो, 4 घटा दिया तो ये आ गया। x माइनस 4 का स्क्वायर ये है बच्चों, स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा। तो एक बन गया कितना 7 प्लस 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, और ये कितना बन गया बच्चों 7 माइनस 4 रूट 3, दोनों का गुणा हो गया, कितना आ गया बोलो 1 आ गया। सबको समझ में आ गया बच्चों। 2a प्लस 3b बराबर 8 है, ab बराबर 5 है। अब ये पूछ रहा है बच्चों, तो देखो बहुत आसान है, इसी का देखो स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या करोगे बोलो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर कर दोगे इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। ये कितना आ जाएगा बोलो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab कितना आ जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 3 12, 12ab आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12ab और 64 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से हमें क्या है, क्या ये पता करना है, तो इतने का मान क्या आ जाएगा बोलो, ये उधर ले जाओगे तो 64 माइनस 12 इंटू ए बी कितना है बच्चों 5 है, 12 पंचे 60, ये कितना आ जाएगा 4। सबको समझ आ गया बच्चों, ये फॉर्मूला ओपन किया, ये आ गया। अब इसका मान कितना है बताओ, इसका मान ये हमें पता करना है, और ये ए बी कितना है 5 है, रख दिया, सॉल्व हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों। सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो 4 रेडियस के अर्धवृत्त में अंकित किया गया है। सबसे बड़े त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो, तो समझो बच्चों बहुत अच्छा सवाल है ये। जो मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल होगा जो एक अर्धवृत्त में होगा वो इसके ठीक मिड में होगा बच्चों। क्यों, बेस तो सभी के लिए, जैसे ये अलग से समझो, जैसे ये है, अच्छा सवाल है, ये भी कई बार आया हुआ सवाल है ये। जैसे बच्चों ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। अब बताओ सभी में बेस तो बराबर है ना, सभी में बेस बराबर है बच्चों, सभी में बेस बराबर है। तो अब बताओ यहाँ पर जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसी का वो एरिया ज़्यादा होगा। बेस सभी का, बेस सभी ट्रायंगल में बच्चों बराबर है, इन तीनों ट्रायंगल में। हाइट देखो तो ये हाइट कम होगी, ये ज़्यादा होगी, ये और ज़्यादा होगी। जो ठीक बीच में होगा वही तो मैक्सिमम होगा, और जो ठीक बीच में होगा वो रेडियस होगा। ये है बच्चों, बन गया ये 4 रेडियस है इसका। तो ये अगर 4 है और ये ठीक बीच में है, ठीक बीच में है तो केंद्र पे तो आएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसका एरिया पूछ रहा है, तो ये ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, बेस इंटू, ये ट्रायंगल का एरिया बताना है इस ट्रायंगल का, तो क्या आ जाएगा बच्चों बेस इंटू हाइट बाई 2। बेस कितना हो गया बोलो 8, 8 इंटू 4 बाई 2 आंसर हो गया। सबको समझ में आया बच्चों। उस सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी रेडियस 4 है, अर्धवृत्त में बना है। अर्धवृत्त में बना है तो सबसे बड़ा है तो वो मिड में होगा बच्चों, मिड में है तो ये केंद्र से होके जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये बेस है 8, हाइट कितनी है 4 है, ये आंसर हो गया। अच्छा सवाल है ये, पहले भी आ चुका है। अगला सवाल देखो बच्चों, रिया की आय रीता की आय से 15% कम है। देखो रिया यहाँ भी आ गई, रिया जो है वैसे तो जेल से छूट गई, 15 इसीलिए पेपर में आ गई। तो रिया की आय रीता की आय से 15% कम है, रिया की आय रीता की आय से 15% कम है। तो बोलो बच्चों 15% कम है तो क्या रेशियो बन जाएगा 85 और 100 यानी 17-20, 17-20 का रेशियो बन जाएगा बच्चों। अब क्या कह रहा है तुमसे कि रीता की आय रिया की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो रीता की आय रिया की आय से, तो बोलो बच्चों कितना अधिक है, कंपैरिजन किससे, तो 3 अधिक है। कंपैरिजन किससे हो रहा है 17 से गुणे 100। रेशियो ना भी बनाओ, यहीं पे सॉल्व कर लो। समझ गए बच्चों, ये 100 है। अब बताओ ये सवाल जो है, ये सवाल बच्चों क्या जो लोग हमसे पढ़े हैं ये बताओ कंपैरिजन बताना बताते हैं। फिर जब परसेंटेज में 8 नियम बताए जाते हैं शुरुआत में, वही नियम है ना बच्चों, यही कहा जाता है कि दो पॉइंट को मिला करके और सवाल बन गया है ना। एक बेसिक पॉइंट ये कंपैरिजन का रेशियो बदलना, और दूसरा क्या है बच्चों जो परसेंटेज हम लोग पढ़ते थे 8 बेसिक नियम, उन्हीं का इस्तेमाल है। ठीक है, 12, 15, 18 के चौथे प्रपोर्शन का मान बताओ। बताया गया है बच्चों इसमें फोर्थ प्रपोर्शन है
चार संख्याएं अगर प्रोपोर्शन में है, चार संख्याएं प्रोपोर्शन में है, तो बताया गया था बच्चों A/B बराबर C/D होगा, ये बताया गया था। तो उसी नियम से चलो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12/15 बराबर 18/4, ये आंसर हो गया। ठीक बच्चों, फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड पूछता तो थर्ड जगह पे रखते, सेकंड पूछता सेकंड जगह पे रखते, फर्स्ट पूछेगा तो फर्स्ट जगह पे रखोगे। मेन सेंस में भी आता है, पता नहीं क्यों आता है लेकिन आता है ना। इसीलिए हम देखो प्रोपोर्शन कायदे से पूरा आधा 1 घंटा बताते हैं। उसके आगे चलो बच्चों, एज का आसान क्वेश्चन। एक्स वाई से 5 वर्ष बड़ा है, उनकी आयु का योग 33 है। तो पहले देखो, उनकी आयु का योग 33 है, तो योग कितना है बच्चों 33 है, अंतर कितना है बताओ 5 है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि घटाओ, कितना आएगा बोलो 28, आधा आधा कर दो और 1 में 5 जोड़ दो, तो बड़े वाले की उम्र 19 हो गई, छोटे वाले की उम्र 14 हो गई। और नहीं तो एक्स वाई से 5 बड़ा है, तो x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 33। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, है ना, इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से x बराबर 19 आ जाएगा और y बराबर 14 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों। अब क्या पूछ रहा है तुमसे, 7 वर्ष बाद x की आयु याद करो। तो आसान सवाल हुआ, 7 वर्ष बाद कह रहा है बच्चों, अभी 19 का है, तो 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो 26 वर्ष का हो जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है, योग दिया है, अंतर दिया है, तो एक तरीका कि ये बांट दो, ऐसे सॉल्व कर लो बच्चों, और नहीं तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। सबको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो, एक जीवा ए बी केंद्र के वृत्त के केंद्र में 150 डिग्री का कोण बनाती है। एक कॉर्ड ए बी वृत्त के केंद्र पर, एक कॉर्ड ए बी वृत्त के केंद्र पर 150 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त के बहुत बार आया हुआ सवाल बच्चों, 2012 से पेपर में आ रहा है ये। एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 150 डिग्री का एंगल बनाती है। वृत्त के बड़े चाप पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण का मान बताओ। बड़ा चाप है, 2 सवाल बनता है बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, है ना, ये 2 सवाल बनता है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो होगा इसका आधा होगा बच्चों, और ये अगर 150 का है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 360 से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 210 आ जाएगा, 210। तो ये वाला जो है ये 210 का आधा होगा, ठीक है ना, तो 210 का आधा होगा, ये है बच्चों। केंद्र पर ये इसका 2 सवाल बनेगा, क्या क्या है देखो, फिर से समझ लो बच्चों इस सवाल को। जो ये है, ये इस वृत्तखंड, एक सर्किल को अगर इस तरह से कॉर्ड से कट किया जाता है तो ये 2 वृत्तखंड बनेंगे बच्चों। अब इसी तरह से ये होता है त्रिज्यखंड, सेक्टर और सेगमेंट, है ना। तो अब ये मेजर होता है, ये माइनर होता है, दीर्घ और लघु। तो दीर्घ वृत्तखंड यानी इस टुकड़े में बनाएंगे, लघु वृत्तखंड यानी इस टुकड़े में बनाएंगे, ठीक बच्चों। तो ये 150 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा बोलो 75 आ जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड यही पूछ रहा है तुमसे, है ना। और बाकी अगर ये वाला पूछता तो जो है या तो इससे 180 से घटा दो इसे, तब आ जाएगा, साइक्लिक है ये। 180 से ये कितना है 75, 180 से 75 घटा दो तो आ जाएगा, और नहीं तो यहाँ से आ जाएगा। समझ गए ना बच्चों? दो वर्गों के क्षेत्रफलों में रेशियो 16:1 का है। बहुत आसान बच्चों, क्षेत्र 2 वर्ग के एरिया का रेशियो कितना है बताओ, 16 और 1 का। एरिया का रेशियो 16 और 1 का है। अब बताओ बच्चों, दो चाहे तुमसे पेरीमीटर, ध्यान देना बच्चों, परिमाप कहा जाए, चाहे साइड कही जाए और चाहे विकर्ण कहा जाए, सभी एक बात है ना, सभी एक बात है। सभी क्या है बताओ, 1 डायमेंशनल है, तो सभी एक बात है। तो अगर 2D का रेशियो, एरिया का रेशियो यानी 2 डायमेंशनल 2D का रेशियो 16 और 1 दिया है, तो 1D का रेशियो क्या होगा बच्चों, √16 और √1, यानी कितना होगा 4 और 1। अगर 1D का रेशियो दिया हो तो स्क्वायर करोगे तो 2D आएगा, 2D के रेशियो का स्क्वायर रूट लोगे, वर्गमूल लोगे, तब 1D आएगा। पहले एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता था। पहले कितने गेन पर बेचा जाता था बच्चों, 25% के गेन पे बेचा जाता था। अब उसी वस्तु को 15% के हानि पे बेचा जा रहा है। अब उसी वस्तु को 15% के लॉस पे बेचा जा रहा है।
यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 800 रुपये कम हो जाता है। अब बोलो बच्चों, ये जो सवाल है परसेंटेज में बताया गया होगा, परसेंटेज डिफरेंस बराबर रियल डिफरेंस। तो देखो 25% का गेन और 15% का लॉस। ध्यान देना बच्चों, दोनों में अंतर घटाया नहीं जाएगा, है ना, घटाया नहीं जाएगा। क्या होगा बच्चों, जोड़ा जाएगा। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक गेन है और एक लॉस है। दोनों अगर गेन होते या दोनों लॉस होते तब अंतर निकालने के लिए घटाएंगे, है ना, और अगर एक गेन एक लॉस है तो अंतर निकालने के लिए जोड़ेंगे। अब ये अंतर क्यों आ गया, 25% का गेन 15% के लॉस में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि दाम 800 रुपये कम हुआ है। तो क्या कहोगे बच्चों, 40 बराबर 800, 40 बराबर 800, तो 1 बराबर 20, तो 100 बराबर 2000। ठीक बच्चों, ध्यान रखना, अगर एक में गेन है एक में लॉस है तो अंतर जो है वो जुड़ेगा। 40 बराबर 800, तो 1 बराबर 20, तो 100 बराबर 2000। ठीक बच्चों, अगला सवाल देखो। एक वृत्त में बाहरी बिंदु P से लंबाई 6 की एक स्पर्शरेखा PA खींची गई। एक वृत्त में बाहरी बिंदु P से एक स्पर्शरेखा खींची गई, ये है बच्चों, ये एक टेंजेंट खींचा गया, ठीक ना। अच्छा, यदि एक छेदक रेखा सीकेंट PBC यहीं से खींचा जाता है, एक सीकेंट खींचा जाता है PBC यहां से खींचा जाता है और PB बराबर 4 है, PB बराबर 4 है, PB बराबर 4 है, तो BC की लंबाई क्या होगी, BC की लंबाई क्या होगी, ये है। और ये कितना है बच्चों, 6 है, ये कितना है, 6 है, PB कितना है, 4 है, और BC पूछ रहा है हम लोगों से, ठीक है। तो अब ये सीकेंट और टेंजेंट को लेकर के जो थ्योरम होती है वो क्या होती है बच्चों, कि यहाँ से इसी के नाम से PA स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान रखना बच्चों, PB इंटू PC, शुरुआत दोनों की यहीं से होगी। PB इंटू BC मत कर देना, PB इंटू BC मत कर देना, PB इंटू PC, है ना, शुरुआत यहीं से होगी। तो क्या कहेंगे बोलो, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB इंटू PC। अब PA स्क्वायर कितना है बच्चों, 6 का स्क्वायर यहाँ रख दोगे, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू PA कितना है, PB इंटू PC। PB कितना है बच्चों, 4 है, और PC कितना है बोलो, 4 + x है। ये हो गया, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, ये 36, 4 में 36, 4 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखो बच्चों, ABC में 18 सेंटीमीटर लंबाई की एक माध्यिका AL खींची गई है। ABC में ट्रायंगल ABC में 18 लंबाई की एक माध्यिका AL खींची गई है। ये मीडियन है बच्चों, ये मीडियन है, माध्यिका है। यदि G इसका केंद्रक है, सेंट्रॉइड है, G इसका केंद्रक यानी सेंट्रॉइड है, तो AG की लंबाई क्या होगी। अच्छा, आप देखो बच्चों, इसमें कौन सी थ्योरम काम में आएगी, किसी भी सर्किल में ट्रायंगल में अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, माध्यिका ड्रॉ करते हैं, तो माध्यिकाएं जो है, जो उनका केंद्र होता है उसी को हम सेंट्रॉइड या केंद्रक कहते हैं। माध्यिकाएं मीडियन जहाँ ड्रॉ करते हैं, और ये मीडियन एक दूसरे को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, है ना बच्चों। जो वर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो 2 होता है, और जो बेस वाला पार्ट होता है वो 1 होता है। ये 2 1 होगा, ये 2 1 होगा, तो ये इसी नियम पर बेस्ड है ये। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये पूरा कितना है बताओ, 18 है, 18 है, और इसमें रेशियो क्या होगा, 2 और 1 का होगा। तो क्या कहेंगे बताओ, 3 बराबर 18, तो 1 बराबर 6, तो ये वाला पार्ट 6 होगा, और ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट 12 होगा, और ये वाला पार्ट 6 होगा। तो तुमसे AG पूछ रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा AG का वो 12 हो जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों।
ये ध्यान रखना इसमें कि ये जो है 2-1 का रेशियो जरूर होता है, लेकिन ये आपस में बराबर हो ये ज़रूरी नहीं होता है। 2-1 का मतलब ये नहीं कि 2-1 सभी 2-2 बराबर है। वो कब होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ध्यान देना, अगर समबाहु त्रिभुज है तब भी यही होगा कि 2-1 का रेशियो होगा, तो वहाँ पे ये तीनों पार्ट आपस में बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। लेकिन अदर ट्रायंगल में ये 2-1 का रेशियो 2-1 का होगा, लेकिन ये 2-2-2 और ये 1-1-1 ये रेशियो है बच्चों, तो ये आपस में बराबर होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये बहुत आसान था, 18 ये है तो 2-1 के रेशियो में बांट दो इसे। अगला सवाल देखो बच्चों, तो tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स समान आसान है। क्या करोगे? 10 को इसको या तो sec में चेंज कर लो या इसको 10 में चेंज कर लो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दो बच्चों। tan स्क्वायर एक्स लिख दो तो कितना बन जाएगा? tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 3 है, सॉरी माइनस का 3 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 3 बराबर 0। ये आ जाएगा बच्चों। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो? 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से tan x 0 आ जाएगा। और अगर tan x 0 है बच्चों, tan x 0 है तो x बराबर भी 0 होगा। यही वो पूछ रहा है। इसको 1 प्लस sec लिख दोगे, 1 प्लस tan लिख दोगे बच्चों, बाहर माइनस है तो माइनस का 3 tan स्क्वायर आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा? 2 tan स्क्वायर एक्स बराबर 0। अगर एक तरफ 0 है तो फिर 0 ही आएगा, x बराबर 0 हो गया। पंद्रह लोग 6 दिन में, आदमी कितने बच्चों? 15 कितने दिन में बोलो? 6 दिन में कितना एकड़ जमीन? 10 एकड़। 10 एकड़ 15 आदमी 6 दिन में 10 एकड़ जमीन सही करते हैं। 10 दिनों में 50 एकड़ के लिए कितने पुरुष चाहिए होंगे? 10 दिनों में 50 एकड़ के लिए कितने पुरुष चाहिए होंगे? तो क्या करोगे बच्चों? M1 D1 W2 बराबर M2 D2 W1, 15 इंटू 6 इंटू 50 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 10 और 10। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखो। पांच संख्याओं का औसत 28 है, एक संख्या को छोड़ दिया जाता है जिससे औसत 5 कम हो जाता है। 5 संख्याओं का औसत 28 है, एक संख्या को छोड़ दिया जाता है जिससे औसत 5 कम हो जाता है। अपवर्जित संख्या बताइए, हटाई गई संख्या बताइए ना। तो बेसिक तरीका कि संख्या पहले कितनी थी बच्चों? 5, औसत कितना था बोलो? 28। कितनी संख्या गई है बताओ? 1, उसका औसत क्या है नहीं पता, और औसत इसके जाने से क्या हो जाता है? औसत 5 कम हो जाता है। तो बेसिक तरीका क्या हो जाएगा? पुराना टोटल निकाल लो, जो गया है उसे हटा दो। कुल संख्या कितनी बची बच्चों? 5 से 1 चला गया तो कितने बचे? 4। और ऐसा करने पे औसत 5 कम हो गया है। 28 था, 5 कम हो गया, कितना बचा बच्चों? 23 बचा। ये हो गया सॉल्व। सबको समझ आ गया? पुराना टोटल निकालो, जो गया उसे हटाओ, कुल संख्या या बची संख्या से भाग दे दो, और ऐसा करने पे औसत 5 कम हो गया है तो कितना हो गया? 23 हो गया। और दूसरा सवाल देखो, दूसरा तरीका बच्चों इसका क्या करेंगे? देखो ध्यान देना, बिना इसके कैसे, यहाँ पे देखो डिजिट कम है तो तुम्हें कठिन नहीं लगेगा, लेकिन यहीं पे अगर 17-18 डिजिट होती, दशमलव में वैल्यू होती तो दिक्कत होती ना बच्चों। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो बिना इसके? कि देखो ध्यान देना बच्चों, 5, 1 चला गया है, औसत 5 कम हो गया है। तो पहले एक चीज़ ये बताओ, किसी के जाने से अगर सब लोग गरीब हो जाएं, कोई चला गया और बचे लोग गरीब हो जाएं, तो जाने वाला अमीर रहा होगा बच्चों। तो बोलो, जो गया है वो 28 से ज़्यादा ले गया होगा, यही ना बोलो। अगर 28 औसत था, अगर 28 लेके जाता तब तो फ़र्क ही ना पड़ता, इसीलिए 28 से ज़्यादा लेके गया होगा। अब कितना ज़्यादा ले गया होगा ये देख लें। तो बोलो बच्चों, 5 थे, 1 चला गया है तो कितने बचे? 4। 4 का औसत कितना कम हो गया बताओ? 5। तो इसका मतलब वो 20 ज़्यादा ले गया, तो 28 और 20 48 हो गया बच्चों।
ठीक है ना। तो ये इसका देखो कुछ नहीं करना पड़ा इसमें। फिर से एक बार समझो बच्चों, अगर वो जो गया है वो 28 लेके गया होता तो फर्क ना पड़ता। क्यों ना फर्क पड़ता बताओ? क्योंकि 28 ही औसत है, 28 वाले कितने भी आए या जाएं फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन फर्क पड़ा है बच्चों। क्या फर्क पड़ा है? उसके जाने के बाद जो है औसत सबका कम हो गया है, तो इसका मतलब जो गया है वो ज़्यादा ले गया है बच्चों, तो 28 से ज़्यादा ले गया है। अब ये देखो, पहले ये डिसाइड कर लो कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, है ना। प्लस लगेगा बच्चों। अब ये डिसाइड करो, वीडियो देख लो, तुम्हें 3 वीडियो शुरुआत में एवरेज के दिए गए थे, उसी से सब लग जाएंगे, है ना। तो जो वीडियो एवरेज के दिए गए थे ना बच्चों, 3 खाली दिए थे हमने, उसी 3 से सब लग जाएंगे। और क्या करेंगे बोलो कि 28 से ज़्यादा होगा, फिर 5 थे, 1 चला गया है तो 4 बचे। 4 का औसत कितना कम हो गया बच्चों? 5। इसका मतलब वो 28 से 20 ज़्यादा ले गया होगा, तो कितना ले गया होगा बोलो? 48। ठीक बच्चों, ये बेसिक तरीका है, वो शॉर्ट ट्रिक है। $15 और 20% के 2 क्रमिक डिस्काउंट के बाद एक वस्तु 680 बिकी, वह वस्तु का चिन्हित दाम बताओ। तो इसमें तुम चाहो तो 100 लेके सॉल्व कर सकते हो। 100 अगर MRP था तो 20, ये भी रेगुलर आ रहा है बच्चों, हर पेपर में डिस्काउंट का एक सवाल देखो आ रहा है ना। तो 15 कम हो गया, 15 कम हो गया तो कितना बचा बच्चों? 85। और 85 के बाद 20% की कमी है, तो 20% कितना आ जाएगा? 8.5 दूनी 17, है ना। 17 आ जाएगा बच्चों। 17 कम कर दोगे, 15 कम करोगे 70, 2 और कम कर दो 68, 68 बचा बच्चों ये, है ना। तो अब बताओ 100 MRP की वस्तु थी, 2 डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना रह गया बताओ? 68। इसका मतलब कितना दाम कम हो गया बताओ बच्चों? कितना दाम कम हो गया? 32 रुपये कम हो गया, 32 रुपये कम हो गया। 32 का डिस्काउंट हुआ, 32 का डिस्काउंट किसके बराबर बच्चों? अच्छा नहीं, वो वस्तु डिस्काउंट नहीं दिया, 680 बेची जाती है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बेची जाती है तो सेलिंग प्राइस है ना। तो 680 बराबर कितना बच्चों? 680 बराबर दिया है 68 बराबर कितना बच्चों? 680। और क्या पूछ रहा है? वस्तु का चिन्हित मूल्य यानी MRP पूछ रहा है। तो 68 बराबर इतना, तो 1 बराबर 10, तो 100 बराबर 1000। ठीक बच्चों, एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। 100, 15 कम हो गया 85, 20%, 85 का 20% कितना हुआ? 17, 10% कितना? 8.5, 8.5 का डबल 17, 17 कम कर लो कितना गया? 68, 68 दाम है तो कितना है? इतने में बिकी है बच्चों, है ना। अगर डिस्काउंट दिया होता तब ये हम लोग हटाते, लेकिन यहाँ पे कितने में बिकी है ये दे रहा है, तो 68 बराबर 680 है, तो 1 बराबर तो 100 बराबर। ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका, अगर ये वैल्यू मतलब कठिन होती, तब जिसमें 100 लेना मुश्किल होता, तब क्या करते बच्चों? दोनों रेशियो बना लेते। कैसे कैसे लिखते? थी कितनी और बची कितनी? तो बोलो थी कितनी बच्चों? 100, और 15 कम होगी कितनी बची? 85। अगली बात थी कितनी? 100, और 20 कम होगी कितनी बची? 80। ये हो गया। अब थी ये, बची ये, बची दे रहा है, थी पूछ रहा है। ठीक बच्चों, कितना आ जाएगा? ये सिंपल कर लोगे तो 20 और 17, और ये कितना आ जाएगा बोलो? 5 और 4, ये हो गया बच्चों 100 और 68। 100 थी, 68 बची। तो अब बताओ बच्चों 68 बराबर कितना? 680, तो 1 बराबर 10, तो 100 बराबर 1000। रेशियो से सॉल्व कर लो। अगर कठिन सवाल रहे, डिजिट कठिन रहे, तब रेशियो लगाओ हमेशा, और नहीं तो 100 लेके सॉल्व हो जाता है। ठीक बच्चों, सबको समझ आया? तो 35 सवाल आज हमें मिले थे, ये हमने पूरे बता दिए। ठीक है ना। कल फिर हम जो है आज का जो पेपर है उसके सभी जितने में क्वेश्चन 35-40 क्वेश्चन फिर कल रखेंगे। और ठीक बच्चों, कल फिर मिलते हैं इसके आगे। देखो जो क्वेश्चन तुमने अभी मतलब 2 दिनों में देखे हैं वो रिपीट उस जैसे आ रहे हैं बच्चों। एक फ़ायदा यही होता है कि रियल पेपर के क्वेश्चन देख के जाओगे तो मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि इसी जैसा पेपर आएगा। हालांकि जो है कई बार ये नुकसान भी कर जाता है ना। मेंटली प्रिपेयर हो कि सरल आ रहा है, सरल इजी आ रहा है ना, और कई बार फिर वही धोखा हो जाता है। तो इसलिए एक वो है कि अच्छे की उम्मीद करो लेकिन ख़राब के लिए तैयार हो, है ना बच्चों। तो जो है उसमें टेंशन ना लो। अगर कठिन होगा तो वो सबके लिए कठिन होता है, तुम्हारे लिए थोड़ा, तो जो है उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं कल।